चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने गैलेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर की बात की थी गैलेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर। गैलेनोमीटर का क्या काम है? व्हाट डज गैलेनोमीटर डू? इट कैन मेजर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट और कैन डिटेक्ट एनी करंट। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं गैलेनोमीटर को? गैलेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाई जाती है और ध्यान रखा जाता है कि वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज मच लेस देन आर, मच लेस देन जी। और एक रिलेशन निकाला था हमने रेंज ऑफ एमीटर और रेंज ऑफ गैलेनोमीटर में कि भाई आई जी इज इक्वल टू मेन करंट आई इंटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन शंट प्लस गैलेनोमीटर का रेजिस्टेंस। याद है एमीटर बनाने में? वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है? गैलेनोमीटर के साथ सीरीज में एक शंट लगाई जाती है जो बहुत बड़ी होती है, हाई वैल्यू होती है उसकी। नाउ बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ डिवाइस। थोड़ी बहुत बात की थी लास्ट लेक्चर में, बट उससे पहले एक और बात, वो है व्हाट इज एन आइडियल आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर क्या होता है एंड आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? फिर से एक बार एमीटर देखें। नाउ एमीटर एमीटर की अगर बात करें तो एमीटर बनाया जाता है और एमीटर कनेक्ट कैसे किया जाता है सर्किट में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस है और इससे बैटरी कनेक्टेड है, इससे बैटरी कनेक्टेड है, मैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मेजर करना चाहता हूं तो मैं इस रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर लगाऊंगा बेटा। अच्छा ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए एमीटर नहीं लगा होता। मान लेते हैं बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, बैटरी का ईएमएफ ई है। सर्किट में कितना करंट बहता बेटा? आई की वैल्यू बता दीजिए। ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां जो करंट बहता होता ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नाउ अगर आपने एमीटर लगा दिया क्योंकि आप मेजर करना चाहते हैं करंट को, इससे पहले कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया था आपने, केवल बैटरी थी और लोड रजिस्टर था, लेकिन अब आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया एमीटर, सच दैट इसकी रेजिस्टेंस है आर ए, ये तो आर था ही, ये स्मॉल आर और ये ई, बाकी सब कुछ सेम है सर्किट में, केवल एमीटर की एंट्री हो चुकी है। पहले एमीटर नहीं था, अब एमीटर है, तो अभी भी करंट तो बहेगा सर्किट में, लेकिन क्या करंट उतना ही बहेगा जितना पहले बह रहा था बेटा? जितना पहले बह रहा था क्या उतना ही करंट बहेगा? अलग हो जाएगा करंट थोड़ा। क्यों हो जाएगा करंट अलग? क्योंकि एमीटर भी आ चुका है। अब सर्किट की नेट रेजिस्टेंस कितनी हो चुकी है? नेट रेजिस्टेंस बोलिए पहले। आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ए। तो करंट कितना हो चुका है अब सर्किट में? तो आई डैश हो चुका है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ए। प्लीज ध्यान से समझेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड actual value of current, true value of current, and this is called measured value of current। क्योंकि भाई जब एमीटर नहीं लगा था तब जो करंट बह रहा था, क्या एमीटर लगाने के बाद भी उतना ही करंट बह रहा होगा? तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने की वजह से
एमीटर लगाने की वजह से खुद करंट चेंज कर गया। तो जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब जो करंट की वैल्यू थी इट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और जब एमीटर लगा दिया आपने तो जो करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा, जिसको मेजर करेगा, इसको बोलते हैं हम मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड, याद आ रहा है कुछ कुछ? कौन सा टॉपिक? एरर्स। याद है 11th का? ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। अंतर है दोनों में? कब अंतर नहीं होगा दोनों में? कब दोनों सेम होंगी? अगर RA 0 होगा, विच इज कॉल्ड एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन हम तब बोलेंगे व्हेन देयर विल बी नो एरर, जब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम होगी। एरर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस measured value, and when there will be zero error कब होगी? जीरो एरर कब होगी? when RA equal to 0. this situation is called beta ideal situation. so this is resistance of ideal emitter. क्या होगा सवालों में ना, कभी कभी सर्किट में क्या होगा, एमीटर लगा होगा सर्किट में और हमें कुछ एज्यूम करना होगा। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है तब तो गिवन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा केवल एमीटर लगा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा उसके बारे में। तो अगर कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम वो एक आइडियल एमीटर है, और आइडियल एमीटर सर्किट में छेड़खानी नहीं करेगा मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। यही आइडियल सिचुएशन है ना। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर बेटा? आइडियल एमीटर की क्या रेजिस्टेंस है? आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस इज 0। कुछ ऐसे ही बात कर सकते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। क्या लगता है आपको वोल्ट मीटर में? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का? कि वो आइडियल हो सके, मतलब वो सर्किट में छेड़खानी ना करे। उसके लगाने से पहले जो करंट बह रहा था उसके लगाने के बाद भी वही करंट बहना चाहिए। तो उसके लिए फिर से इमेजिन करिए, ये सर्किट है, यही सर्किट है। अब इस सर्किट में मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं आर के अक्रॉस। तो जब वोल्टमीटर नहीं लगा था तब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था आर के अक्रॉस। अब मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, अगर ये वोल्टमीटर आइडियल नहीं हुआ, रियल वोल्टमीटर हुआ, मतलब उसकी रेजिस्टेंस अगर जीरो नहीं, इंफिनिटी नहीं हुई, तो उस केस में रीडिंग अलग आएगी ना। कुछ जो यहां आनी चाहिए थी रीडिंग उससे अलग आएगी। क्यों भाई? क्योंकि सर्किट का करंट ही बदल जाएगा। पहले करंट कितना बह रहा था सर्किट में? आई वॉज ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। अगर ये रेजिस्टेंस लगा दी, ये आर, ये स्मॉल आर, ये ई, मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस आर वी। अब कितना करंट हो गया सर्किट में? मेन करंट सर्किट का, मेन करंट बदलेगा तो बाकी सारी करंट भी बदल जाएंगे। तो मेन करंट सर्किट का हो जाएगा ई अपॉन, ध्यान से देखिए, ई अपॉन, अब थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, कैपिटल आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी प्लस स्मॉल आर। वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, कैपिटल आर और वोल्ट मीटर, और वो स्मॉल आर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये हो गया करंट इन द सर्किट आफ्टर कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। बट बिफोर कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर व्हाट वाज द करंट इन द सर्किट? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर मैं चाहता हूं ये करंट और वो करंट सेम रहे तो आरवी की क्या वैल्यू होनी चाहिए? मतलब रेजिस्टेंस
वो वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद भी सर्किट का करंट चेंज ना करे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं करेगा। फिर अगर करंट चेंज नहीं करेगा तो मतलब एरर क्या हो जाएगा रीडिंग में, 0। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आरवी यहां से गायब हो जाए। अब आरवी यहां से गायब कैसे होगा ध्यान से देखिए। तो आई डैश को लिखा जा सकता है ई अपॉन कैपिटल आर, आरवी को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लाइए, आर अपॉन आरवी प्लस 1 प्लस स्मॉल आर। ध्यान से देखिए, इनिशियली करंट था ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर आरवी इनफाइनाइट हो जाए तो कैपिटल आर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 1 इज 1। तब करंट सर्किट का सेम रहेगा, मतलब सर्किट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो आइडियली क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आइडियल should be equal to what, infinity, and resistance of ideal emitter should be 0। तो बेटा अगर हम सर्किट में कम से कम अगर हम सर्किट में कम से कम एरर चाहते हैं तो एमीटर कैसा लेना चाहिए मुझे, हाई रेजिस्टेंस का, लो रेजिस्टेंस का, लो रेजिस्टेंस का। और वोल्ट मीटर कैसा लेना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं क्या, ये समझे। सेंसिटिविटी तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और वोल्ट मीटर का हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलते हैं बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आई। और वोल्टेज सेंसिटिविटी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वी। चलिए बढ़ो आगे, ये आइडियल की कहानी समझे। तो सर्किट में अगर कुछ नहीं मेंशन्ड होगा, केवल वोल्टमीटर एमीटर लगा के दे देगा, तो आपका नॉर्मल एजम्पशन क्या होगा, एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी लेंगे, 0, और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी लेंगे, इनफाइनाइट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, लिखा है तो फिर लेनी पड़ेगी काउंट में। अगला डिवाइस है मीटर ब्रिज। तो सबसे पहला यूज लिखिए मीटर ब्रिज का, उसका मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सबसे पहले यूज लिखिए उसका, लिखेंगे मीटर ब्रिज सेटअप, मीटर ब्रिज सेटअप is used to determine value of some unknown resistance. Meter bridge setup is used to determine value of unknown resistance, used to determine value of unknown resistance. Meter bridge setup is used to determine value of unknown resistance. Meter bridge setup is used to determine value of unknown resistance. Unknown resistance का कोई रेजिस्टेंस है मेरे पास जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, उसकी रेजिस्टेंस पता करना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए सेटअप है मीटर ब्रिज। दूसरी बात मीटर ब्रिज के बारे में, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखेंगे, पढ़ चुके हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज is based on balanced Wheatstone bridge, is based on balanced Wheatstone bridge,
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे क्या किया जाता है मीटर ब्रिज सेटअप में? तो सामने डायग्राम बना हुआ बेटा, ये दिख रहा है डायग्राम सबको? डायग्राम में क्या क्या है? सबसे पहले एक बैटरी, एक बैटरी है हमारी जो कि करंट फ्लो करवाएगी सर्किट में। इसको बोलते हैं की या स्विच। की या स्विच, जो ये स्विच होते हैं उसी तरीके का की या स्विच, मतलब इसको दबाएंगे, ऑन में रखेंगे तो ये करंट को फ्लो होने देगा। अगर इसको ऑफ में रखेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो की से मैं सर्किट को कंट्रोल करूंगा एक तरीके से कि करंट फ्लो होना है या नहीं होना है। तो ये है की। फिर ये तो कॉपर वायर है, इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट वायर है, ये वाली, ये वाली वायर जो पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाली वायर कॉपर की नहीं है, कॉपर की नहीं है ये वायर। ये वायर ऐसे मटेरियल की है जो अच्छा खासा रेजिस्टिविटी है, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की है, जैसे नाइक्रोम होता है, टंगस्टन होता है, तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। मेटल होते हैं लेकिन तब भी रेजिस्टिविटी हाई होती है, कॉपर सिल्वर की तरह लो नहीं होती। ये कॉपर वायर है ब्लैक कलर से जो दिख रही है, लेकिन ये हाई रेजिस्टेंस की वायर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म वायर, हाई रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म वायर। तो दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म वायर, हाई रेजिस्टेंस की वायर है बट यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कहीं पतला है कहीं मोटा है, कहीं पतला है कहीं मोटा है, ऐसा नहीं। हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रेजिस्टिविटी तो हर जगह सेम है ही। अब इसकी लेंथ ली जाती है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। लेंथ क्या ली गई है इसकी? यहां से यहां की लेंथ क्या ली गई है? 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ, 100 सेंटीमीटर लेंथ ली गई है इसकी। नाउ फिर इस वायर के लेफ्ट एंड से, इस वायर के लेफ्ट एंड से एक फिर ये सेटअप कनेक्टेड है। ये जो ब्लू कलर से दिख रही हैं ये भी कॉपर के ही हैं, ये भी, इनकी रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत कम रेजिस्टेंस है इनकी। ये दिख रहे हैं ना ब्लू कलर से, ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। तो ये स्ट्रिप है, फिर ये यहां पर वायर है, फिर ये रेजिस्टेंस है आर, फिर आगे फिर एक और स्ट्रिप है, फिर उस स्ट्रिप के दूसरे एंड से रेजिस्टेंस है एस, और फिर एस का दूसरा एंड यहां वायर से कनेक्टेड है। उनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है उन स्ट्रिप्स, रेजिस्टेंस केवल ये आर की है, एस की है, वायर की है। ठीक है। नाउ जो आर वाली रेजिस्टेंस है वो नोन है फॉर एग्जाम्पल, और एस वाली रेजिस्टेंस क्या है? अननोन। एस वाली रेजिस्टेंस अननोन है। मेरा एम क्या है? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एस कितना है ये मैं पता कर पाऊं। आर मुझे पता है, जैसे आर है 1000 ओम फॉर एग्जाम्पल, आर की वैल्यू मुझे पता है, बट एस कितना है नहीं पता मुझे। एस हो सकता है 2000 हो, 5000 हो, 3200 हो, 500 हो, नहीं पता मुझे, बट आर की वैल्यू पता है मुझे। दिस इज नोन रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एंड दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। नाउ क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में? ये बैटरी लगी हुई है, की को कर देते हैं ऑन। की को ऑन कर देंगे तो सर्किट में करंट बहने लगेगा। जो ये करंट आएगा, मेन करंट आई, ये यहां दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस आई का एक पोर्शन इस वायर की तरफ जाएगा, 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर, जिसे मीटर ब्रिज की वायर भी बोलते हैं हम। तो इस तरफ को करंट जाएगा
एंड इसमें से कुछ करंट यहां भी जाएगा, ऐसे करके फिर ये वाला करंट और ये वाला करंट मिल जाएंगे यहाँ पे, और वापस से टोटल करंट क्या हो जाएगा, वापस से टोटल करंट हो जाएगा आई। नाउ तो ये करंट बह रहा है सर्किट में, ठीक हो गया। तो हमारा एम है ये अननोन रेजिस्टेंस पता करना। कैसे पता की जाती है समझेंगे बेटा। तो क्या करते हैं हम ये नोन और अननोन रेजिस्टेंस के बीच में, जो नोन का राइट वाला एंड है और अननोन का लेफ्ट वाला एंड है, उसके बीच में से एक वायर लाते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं वहां पर स्ट्रिप को, और यहां इस वायर से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मतलब थोड़े से करंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर का दूसरे एंड को निकालते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, और यहां पर एक हैंडल टाइप होता है जिसके अंदर से वायर जाती है, क्योंकि हमारा वायर को पकड़ना विल बी रिस्की ना, वही पूरा ऐसे वायर को ही पकड़ लें। तो क्या करते हैं, एक हैंडल के अंदर से वायर ले जाते हैं, और उस हैंडल के अंदर से जिससे वायर ले जाते हैं, फिर उसके कोने से वायर निकलती है, ताकि फिर मैं उस हैंडल से उस वायर के एंड को जहां चाहूं वहां कनेक्ट कर सकता हूं। तो पूरे सेटअप को, ये जो हैंडल के बीच में से वायर है, इसको बोला जाता है जॉकी। ये सेटअप है जॉकी। तो क्या करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस है, उनके बीच के पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हुए गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। अब जॉकी का क्या काम है, जॉकी का काम है अलग अलग जगह कनेक्शन स्टैब्लिश करना। जॉकी का काम क्या है, मीटर ब्रिज में अलग अलग जगह कनेक्शन स्टैब्लिश करना। अब ध्यान से समझेंगे। तो मान लेते हैं शुरुआत में जॉकी ने यहां करंट, यहां कनेक्शन स्टैब्लिश करवाया बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे। अगर बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे कनेक्शन स्टैब्लिश करवाया तो क्या होगा, होगा क्या, मतलब जॉकी में क्या नजर आए, वो गैल्वेनोमीटर में क्या नजर आएगा, क्या जीरो डिफ्लेक्शन नजर आएगा या कुछ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नजर आएगा, मतलब क्या ये कोई करंट बह पाएगा या ये करंट जीरो होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो उसके लिए हमें देखना चाहिए बी एंड और ये स्टार्टिंग ए एंड में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं ए एंड का पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बोलूं, तो बेटा बी का पोटेंशियल अगर बी बी बोलूं, क्या बी और बी बी बराबर हैं शुरुआत में, बी ए बी बी बराबर हैं क्या, इसकी वैल्यू ज्यादा है, बी ऑब्वियसली बड़ा है बीबी से, क्योंकि जब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा तो कुछ पोटेंशियल का फॉल कराएगा रेजिस्टर में, तो ऑब्वियसली बी ए इज ग्रेटर देन बीबी। अब बी ए बीबी से बड़ा है, और आपने ये रेजिस्टेंस ही तो है थोड़ी सी, आपने रेजिस्टेंस का एक एंड बी पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को ए पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस, हाँ अवेलेबल है पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट बहेगा नहीं बहेगा, बहेगा। किस डायरेक्शन में बहेगा, बी से ए या ए से बी, ध्यान से दिमाग लगाएंगे, ए से बी, हायर से लोअर पोटेंशियल। तो करंट, करंट इन गैल्वेनोमीटर फ्रॉम ए टू बी, करंट इन गैल्वेनोमीटर, current in galvanometer from where to where, current in galvanometer from A to B, A से B की तरफ को करंट बहेगा गैल्वेनोमीटर में, हायर से लोअर पोटेंशियल, दिख रहा है क्या। नाउ अगर आपने जॉकी को एंड वाले पॉइंट पे कनेक्शन स्टैब्लिश करवाया तो क्या होगा बेटा, सी पॉइंट पे, समझ रहे हैं, जॉकी जो कि गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को
मीटर ब्रिज की वायर से कनेक्ट कर सकता है। अगर आपने सी पॉइंट पे कनेक्ट करवाया तो क्या होगा भाई, बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं है, ये करंट ऐसे बह रहा है अभी भी, तो कौन हायर पोटेंशियल पे है, कौन लोअर पोटेंशियल पे है, वी बी और वी सी में से वी बी हैज पोटेंशियल हायर देन वी सी। तो जब आप बी और सी को कनेक्ट करेंगे थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी तो करंट बहेगा नहीं बहेगा, बहेगा। किस डायरेक्शन में बहेगा बेटा, बी से सी या सी से बी, बी से सी। करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। अच्छा, जब ए पे किया था तब कहां से काम किया था, ए से बी, और जब बी से सी कनेक्ट किया तो करंट कहां से जगह जा रहा है, बी से सी। मतलब गैल्वेनोमीटर में जब ए पे कनेक्ट किया है तो डिफ्लेक्शन अगर राइट साइड को दिखा, तो जब सी पे कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड को दिखेगा। याद है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बता पाता है हमको कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर जीरो के राइट में है और फिर कुछ देर के बाद आपको लेफ्ट में दिख रहा है जीरो के, इतना करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। समझे क्या। अब इंपॉर्टेंट है, क्या हमें ए पर कनेक्ट करने से कुछ फायदा है या सी पर कनेक्ट करने से कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए पर कनेक्शन किया, डिफ्लेक्शन दिखा, जैसे जैसे आप इसको राइट साइड को लाएंगे, इसको जॉकी को, बेटा इस डी पॉइंट पे पोटेंशियल ए पॉइंट से तो कम है और बी पे भी पोटेंशियल ए पॉइंट से कम है। जैसे मैं नंबर से लेता हूं, नंबर से डील कर लेता हूं ताकि ज्यादा इजीली आप समझ पाए। मान लेता हूं ए पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, मान लेता हूं बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ठीक है। नाउ बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा जब कोई कनेक्शन नहीं है ये जॉकी वगैरह का, वो 100 से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा। मान लेते हैं यह है 40 वोल्ट, क्या ये 40 वोल्ट या 60 वोल्ट, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आर और एस की वैल्यू पे कि वहां क्या पोटेंशियल है बेटा, आर और एस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे आर और एस अगर बराबर हो गए तो ये पोटेंशियल फॉल और ये पोटेंशियल फॉल बराबर होना चाहिए, तब 50 वोल्ट का होगा, समझ रहे हैं क्या। मान लेते हैं फिलहाल 60 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे, तो बेटा आर में कितने का पोटेंशियल फॉल हो रहा है 40 और एस में कितने का हो रहा है 60। अब जो ये पोटेंशियोमीटर वायर थी, सॉरी जो मीटर ब्रिज वायर थी, उसका लेफ्ट हैंड भी ए पॉइंट पे कनेक्टेड था, तो इसका पोटेंशियल भी कितना है 100 वोल्ट, और उसका राइट हैंड सी पॉइंट पे कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल भी कितना है बेटा 0 वोल्ट। वो 100 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। यहाँ करंट बहेगा ऐसे करके, जैसे ऊपर वाले रेजिस्टर्स में बह रहा था वैसे ये वायर में भी बहेगा। तो बताइए बेटा यहाँ राइट आते आते पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, होगा नहीं होगा, राइट आते आते पोटेंशियल कम। तो जब आप जॉकी यहां कनेक्ट कर रहे हैं तो आप 60 से 100 के बीच का पोटेंशियल में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब यहां करेंगे तो 60 से 90 का होगा कहीं, फिर यहां करेंगे 60 से 80 का, फिर यहां करेंगे 60 से 70 का, फिर यहां करेंगे कहीं 60 से 60 का। जैसे ही 60 और 60 दोनों एंड से पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा 0। अब मेरा सर्किट कैसी कंडीशन में आ जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उससे पहले तक क्या बैलेंस था, नहीं, उससे पहले तक क्या था अनबैलेंस। क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होता है। अब हम ये पोटेंशियल अब ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हम ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं इस मीटर ब्रिज वायर पे जिसका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर हो, समझ रहे हैं क्या। तो क्या करेंगे, हम जॉकी लेंगे, लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे, अच्छा डिफ्लेक्शन दिखेगा,
फिर राइट आते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जा रहा है, तो करंट भी कम होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0, उसे हम बोलेंगे नल पॉइंट। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को, नल पॉइंट। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ गया बेटा, 0, तो मान लेते हैं डी मेरा नल पॉइंट है, डी मेरा नल पॉइंट है। यही काम होता है नल पॉइंट ढूंढना। अब एक बार नल पॉइंट मिल गया, अच्छा इसके राइट में जाएंगे तो फिर डिफ्लेक्शन होने लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर राइट को डिफ्लेक्शन हो रहा था नल पॉइंट से पहले, राइट को डिफ्लेक्शन हो रहा, नल पॉइंट के बाद लेफ्ट को डिफ्लेक्शन होने लगेगा। फिर से समझिए ध्यान से, यहां से यहां आने में डिफ्लेक्शन घटता रहेगा, फिर जब यहां से यहां जाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ने लगेगा। समझ रहे हैं? एक स्पेशल पॉइंट होगा पूरी मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज वायर में, जिस पॉइंट पे आप जॉकी लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आएगी। क्यों भाई, एक ही पॉइंट क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पे पोटेंशियल बीबी के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो घटता जा रहा है, 100, 95, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, तो एक ही पॉइंट तो होगा जिस पॉइंट का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर होगा। जैसे आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया, आपको कैसे पता चलेगा वो पॉइंट आ चुका है? आप किस पर नजर रखेंगे, गैल्वेनोमीटर। आप जॉकी उठाएंगे, अलग अलग जगह कांटेक्ट बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर को देखते रहेंगे। जैसे गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आ गई तो आपको क्या मिल गया बेटा, नल पॉइंट। समझे क्या? एट द कंडीशन ऑफ नल पॉइंट दिस सर्किट विल बिकम व्हाट, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मान लेते हैं ये लेंथ आई L1, कौन सी लेंथ है L1, ए से नल पॉइंट के बीच की दूरी L1 सेंटीमीटर, और पूरी 100 थी, तो याली लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी R डिवाइडेड बाई रो L1 बाई A इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L1 बाई A। याद है रेजिस्टेंस रो L बाई A, रो से रो कटा, एरिया भी सेम है दोनों का, एरिया से एरिया कट गया, तो S की वैल्यू क्या आ गई, S की वैल्यू आ गई R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, वेयर L1 इज इन सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? आपको R नोन था, L1 मेजर कर लिया आपने, तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ भाई, एक बात बताइए, आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मीटर ब्रिज का, आपने जॉकी टच कराया अलग अलग पॉइंट पे, अगर वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे नल डिफ्लेक्शन दिखाने लग गया, इसका मतलब होगा R इज इक्वल टू S, R और S एग्जैक्टली सेम है, तभी तो। मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर मार्क पे दिखा रहा है, तब क्या होगा R और S में रिलेशन 25 सेंटीमीटर मार्क पे, भाई R अपॉन 25 विल बी S अपॉन 100, सॉरी 75, मतलब S कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी R के। समझ रहे हैं क्या? समझे बेटा? अगर वो 10 सेंटीमीटर मार्क पे दिखा दिया उसने तो 9 टाइम्स है वो उसके। समझे? ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ व्हाट, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये समझ में आया सबको? बढ़ो आगे। तो जैसे ये सवाल है मीटर ब्रिज का ही, बोल रहा है नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट की कंडीशन में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, assume that the resistance per unit length of wire AB is 0.02 ohm per centimeter,
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ 100 है। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी से कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगी है, तो मुझे करंट ऑफ बैटरी, करंट सप्लाइड बाय बैटरी पता लगाना है। इस बार लेफ्ट में अननोन है, राइट में नोन है, तब भी कंसेप्ट नहीं बदलेगा बेटा, कंसेप्ट अभी वही है। तो लेफ्ट से 60 सेंटीमीटर दूरी पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही है या नल पॉइंट आ रहा है? अच्छा, बैलेंसिंग लेंथ भी बोलते हैं उसको, या नल पॉइंट आ रहा है? प्लीज बताइए, बताएंगे कोई एक्स की वैल्यू? जल्दी, एक्स की वैल्यू x अपॉन रो इंटू 60 सेंटीमीटर बाई ए शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन रो इंटू 40 सेंटीमीटर बाई ए से कैंसिल हुआ, रो से रो कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 0 से 0, 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा। एक्स की वैल्यू 3 ओम आ रही है क्या बेटा? आ गई क्या एक्स की वैल्यू 3 ओम? ये 3 ओम, ये 2 ओम, यहां से करंट गुजर ही नहीं रहा। अब उसके बाद वो पूछ रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखी है 0.2 ओम पर सेंटीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 0.02 ओम है, 60 कितनी होगी जल्दी से बताइए? 60 इंटू 0.02 कितनी हो गई? 1.2। 40 कितनी हो गई? 2.4 हो गई। पूरी वायर की कितनी हो गई? सॉरी 2.8। हाँ 0.8, 40 इंटू 0.02, 0.8। पूरी वायर की कितनी हो गई? 2 ओम। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। ऊपर वाले 3 और 2 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। नीचे वाले की पूरी रेजिस्टेंस 2, ऊपर वाले 5 नीचे वाले 2 के साथ पैरेलल। इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। एक बार इक्विवेलेंट निकला तो बैटरी का करंट निकाल लेंगे। बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 4 वोल्ट, जल्दी बताइए। हाँ 2.8 एम्पियर निकालिए। आया? आया क्या? तो भाई आर नेट हो गई 2 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 मतलब 10/7। तो आई नेट हो जाएगा 4 अपॉन 10/7 मतलब 28/10, 2.8 एम्पियर नेट करंट आ रहा है बेटा। पढ़ो आगे। अगर पूछा होता वायर में कितनी वैरी है, मीटर ब्रिज वायर में, तो 2.8 को डिवाइड करते, 2.8 इंटू 5 अपॉन 7, 5 प्लस 2। याद है कौन सा कंसेप्ट की बात कर रहा हूं? कंसेप्ट का नाम बोलिए। करंट डिवीजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है कंसेप्ट का नाम? करंट डिवीजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाउ इज करंट डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस या अपोजिट टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस? अपोजिट टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस की तरफ ज्यादा करंट जाता है, ज्यादा रेजिस्टेंस की तरफ कम करंट जाता है। फिगर शोज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जो अभी हमने सारी कहानी पढ़ी ना बेटा मीटर ब्रिज की, वो हमें ये कंसेप्ट समझने में भी हेल्प करेगा। तो फिगर शोज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है नहीं है बताइए बेटा, जरा ध्यान से देखिए, बताइए है नहीं है? 10/5 इज इक्वल टू 100/50, बिल्कुल बैलेंस है। तो अभी गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा? बोल रहा है फिगर शोज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ P is slightly increased the current in galvanometer। अब क्या किया हमने? P को हल्का सा बढ़ाया, बाकी किसी को नहीं छेड़ा पहले केस में, P को बढ़ाया। तो पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर में करंट कहां से कहां बहेगा। अब जैसे ही मैं
ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैंने इसकी रेजिस्टेंस जैसे 100 से 101 ओम कर दी, समझ रहे हैं, थोड़ी सी बढ़ा दी, तो करंट कहाँ से कहाँ बहेगा। सवाल कंसेप्चुअली बढ़िया है, बिना कैलकुलेशन का सवाल है, केवल अंडरस्टैंडिंग का सवाल है बेटा। कॉपी पेन नहीं उठानी है आपको। हाँ, ए से बी, रीजन दीजिए बेटा। हाँ, करेक्ट है, सही लॉजिक है। जब ये 100 था, तब व्हेन P was 100, तब VA इज इक्वल टू VC। हाँ, जब P इज ग्रेटर देन 100 तो क्या होगा बेटा, समझेंगे। जैसे इसको थोड़ा बढ़ाया आपने, ये दोनों सीरीज में है ना, अब और ये दोनों सीरीज में है, ये तो हम बाद में कनेक्ट कर रहे हैं। अभी भी ए पे रेजिस्टेंस वही है जो पहले थी, वोल्टेज वही है, मतलब यहां से यहां का फॉल उतना ही होगा जितना पहले था, लेकिन यहां से यहां का फॉल पहले के मुकाबले इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया, ये रेजिस्टेंस बढ़ गया। और वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। याद है, बड़ी वोल्टेज तो ज्यादा पोटेंशियल फॉल। तो बेटा पहले क्या था, पहले VB माइनस VA वॉज इक्वल टू VB माइनस VC। अब VB माइनस VC विल बी ग्रेटर देन VB माइनस VA। ये वाला पोटेंशियल फॉल ज्यादा हो जाएगा पहले के मुकाबले, और इसके अक्रॉस तो पहले जितना था उतना ही है। तो यहां से अगर देखेंगे आप, तो यहां से बात आ जाएगी कि VA इज ग्रेटर देन VC, मतलब A का पोटेंशियल C से बड़ा होगा। और आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ, तो बेटा करंट किस डायरेक्शन में बहता है, थ्रू अ रेजिस्टर फ्रॉम हायर टू लोअर। तो करंट A से C बहेगा या C से A से C। तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है, गलत है। बॉम्बे, इफ P is slightly increased the current in galvanometer flows from A to C। सही है गलत है, सही है, A से C। इफ Q is slightly increased, अब हमने इसको नहीं किया, अब हमने किसके साथ छेड़खानी की, इसके साथ, Q के साथ। इफ Q इज स्लाइटली इंक्रीज, तो अब क्या होगा पूछ रहा है वो। अगर Q बढ़ गया बेटा थोड़ा सा, ये वाला पोटेंशियल फॉल बढ़ जाएगा, ये वाला पोटेंशियल फॉल एक तरीके से घट जाएगा पहले के मुकाबले। तो यहां का पोटेंशियल बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा पोटेंशियल होगा कंपेयर टू ए के। तो व्हेन Q is greater than 50 ohm, when Q is greater than 50 ohm, then आप बोल सकते हैं कि VC माइनस VD विल बी ग्रेटर देन VA माइनस VD, क्योंकि ये पोटेंशियल फॉल ओरिजिनल पोटेंशियल फॉल से बड़ा हो जाएगा अब, और VA माइनस VD ओरिजिनल है, तो VC माइनस VD शुड बी ग्रेटर देन VA माइनस VD। तो ये आ गया VC ग्रेटर देन VA। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में, C से A या A से C, C से A। तो कौन सा ऑप्शन सही है कैलकाटा दिल्ली में, कौन सा सही है कैलकाटा और दिल्ली में, कैलकाटा, दिल्ली गलत है। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। अच्छा कंसेप्ट है, बिना कैलकुलेशन के हम जज कर पा रहे हैं ना, कि हमने एक रेजिस्टेंस को थोड़ा चेंज किया तो करंट गैल्वेनोमीटर में किस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale deflection for 10 मिली एम्पियर करंट। एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है, इसी को रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं हम। मतलब उसका स्टॉपर उतने ही करंट पे स्टॉपर में पहुंच जाएगा मेरी सुई। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट
so that it can measure up to current of 100 मिली एम्पियर। मुझे उसकी रेंज को 10 से 100 बढ़ा देना है बेटा, मतलब मुझे अपने गैल्वेनोमीटर को एक तरीके के एमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? पैरेलल में कुछ लगा के। तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर था, तो इसके पैरेलल में शंट लगानी पड़ेगी। शंट की वैल्यू पता करनी है मुझे। बोल रहा है ना व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट सो दैट, ठीक है। तो मतलब जब मेन करंट 100 मिली एम्पियर होगा तब गैल्वेनोमीटर से मात्र कितना करंट गुजरना चाहिए? 10 मिली एम्पियर। समझ रहे हैं? फॉर्मूला कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं बेटा, यहां सिंपली पैरेलल डिवीजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन। तो ये 10 मिली एम्पियर will be equal to 10 मिली एम्पियर will be equal to 100 मिली एम्पियर into S upon S plus G ना, सामने वाला अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैंसिल हुआ, तो 1 इज इक्वल टू 10 इंटू एस पता लगाना है हमें, बाकी एस प्लस जी, जी दे रखा 100, तो एस प्लस 100 इज इक्वल टू 10s। एस की वैल्यू 100/9 आ रही है क्या? 100/9 मतलब 11.11 ओम आई क्या? कितना रेजिस्टेंस लगाना चाहिए मुझे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ताकि ये मेरा गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर रेंज से 100 मिली एम्पियर रेंज तक पहुंच जाए? कितना कितना लगाना पड़ेगा? 11.11। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? The resistance of a moving coil galvanometer is 20 ohm. It requires 0.01 ampere current for full scale deflection. Calculate the value of resistance required to convert it into a voltmeter of range 20 volt. इस बार हमें गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? वोल्टमीटर। तो फिर से कुछ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है बेटा। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे शंट उसके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये आर रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा रहे हैं उसके साथ, यही पता लगाना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ 20 वोल्ट। खुद का रेजिस्टेंस है 20 ओम और फुल स्केल करंट कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है उसका? 0.01 एम्पियर। मतलब जब उसमें से 0.01 एम्पियर का करंट गुजरेगा तब उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल वोल्टेज जो मुझे मेजर करना है वो हो जाना चाहिए कितना है? 20 वोल्ट। इसका ये मतलब हुआ ना कि भाई जब मेरे गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट गुजरेगा तब गैल्वेनोमीटर प्लस शंट के अक्रॉस मिला के कितना वोल्टेज फॉल हो जाना चाहिए? 20 वोल्ट। समझे क्या? एक्चुअली में इनडायरेक्टली तो हम करंट ही मेजर कर रहे हैं अभी भी, पर मुझे पता है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके अक्रॉस, तो मैं फिर वोल्टेज इनडायरेक्टली मेजर कर लूंगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? रेंज ऑफ वोल्टमीटर विल बी आई जी इंटू जी प्लस आर। सिंपल ओम्स लॉ या वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ या वोल्टेज लॉ। बी की जगह कितना? 20, आई जी की जगह 0.01, जी की जगह 20 प्लस आर। आंसर बताइए बेटा जल्दी। 2000 इज इक्वल टू आर प्लस 20, आर इज इक्वल टू 1980। आया क्या? तो आपको 20 ओम के गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 1980 ओम का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए ताकि वो कितने रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए? 20 वोल्ट। देख रहे हैं रेजिस्टेंस हाई है, वहीं एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस छोटी लेनी पड़ रही थी उसके मुकाबले, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के मुकाबले। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर of range
5 ampere is 1.8 ohm. A shunt of 0.2 ohm is connected in parallel to it. When its indicator shows a current of 2 ampere, then what will be the effective current? तो एक एमीटर है पहले से, एक एमीटर है पहले से, उसका खुद का रेजिस्टेंस 1.8 ओम है और रेंज 5 एम्पियर तक की है. अब एक और शंट मैंने इस बार गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में नहीं लगाया है, एमीटर के पैरेलल में ही एक शंट लगा दिया और ये लगाया 0.2 ओम का, इज कनेक्टेड पैरेलल टू इट, वेयर व्हेन इट्स इंडिकेटर शोज. अब ये इंडिकेटर जब 2 एम्पियर दिखा रहा होगा तब इफेक्टिव करंट मतलब मेन करंट, तब मेन करंट कितना होगा ये पूछ रहा है. सवाल समझे, सवाल समझे. वो एमीटर के पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एमीटर जब 2 एम्पियर करंट दिखा रहा होगा तो मेन करंट कितना होगा ये पूछ रहा है. सिंपल वोल्टेज सॉरी करंट डिवीजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देता हूं. बोलिए बेटा, ये वाला करंट 2 एम्पियर है आई ए, तो 2 एम्पियर विल बी इक्वल टू मेन करंट इनटू बोलिए बेटा आगे 0.2 सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 1.8 प्लस 0.2, तो ये आ गया 0.2 आई डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आई बाई 10. तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 20 एम्पियर. तो मजे की बात क्या है, वो गैल्वेनोमीटर सॉरी वो एमीटर 2 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा बट एक्चुअली मेन करंट कितना बह रहा है सर्किट में 20 एम्पियर, 20 एम्पियर का करंट बह रहा है. ये क्लियर है. पढ़ो आगे. द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम give full scale deflection for a current of 10 की पावर -5 एम्पियर. It is required to convert into an emitter of 1 एम्पियर range. प्लीज जल्दी से बताइए जल्दी से. फॉर्मूला रट्टा मार के या कंसेप्ट से बताएंगे? कंसेप्ट लगाइए, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला रट्टा मारने की, गलतियां ज्यादा होती हैं फॉर्मूला रट्टा मारने के बाद. कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो गलतियां कम होंगी और इसमें कोई टाइम नहीं लगता बेटा, कोई टाइम नहीं लगता डेरिवेशन में. अगर आपको पैरेलल डिवीजन का कंसेप्ट याद है तो भाई आई जी की जगह 10 की पावर -5 विल बी इक्वल टू मेन करंट आई इंटू जी इंटू एस अपॉन एस प्लस जी. अगर आप ध्यान से देखें ये इक्वेशन है मेरी, तो ये इक्वेशन अरेंज करूं एस प्लस 100 विल बी इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 एस. तो एस आ गया 100 अपॉन 99999 यार है ना. ठीक है, अप्रॉक्स डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करके तो 10 की पावर -3, उसको करीब करीब वही 1 लाख लिख सकता हूँ 99,999 को, बट एग्जैक्ट तो ये आ रहा था, बट अप्रॉक्स निकाल सकते हैं करीब करीब कितना 10 की पावर -3 ओम. क्लियर है. सवाल क्लियर है बेटा ना. पोटेंशियोमीटर इज नॉट इन नीट एंड मेंस सिलेबस. पोटेंशियोमीटर बेटा सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं कराऊंगा, इसको एडवांस की क्लास में कराऊंगा. ठीक है, जरूरत नहीं है नीट और मेंस के अलावा में. ठीक है, वैसे बहुत अच्छा टॉपिक था बट अभी हटा दिया है जेई और नीट वालों ने, बट पहले साल में आए थे इसके सवाल, 2024 में हटाया था, 2024 में सवाल आए थे इसके, तब भी भूल गए शायद कि उन्होंने पोटेंशियोमीटर हटा दिया तो सवाल दे दिए. 2025 में भी एक सवाल दे दिया था जेई के किसी एक पेपर में. 2026 में इस साल भी एक सवाल आया है, मतलब 20 पेपर 10 पेपर में से एक पेपर में एक क्वेश्चन में. शुरू करेंगे PYQs. तो 2025 में आप देखें कितने सवाल आए थे 45 में से नीट के,
45 में से कितने क्वेश्चन आए? 1 2 3, देख रहे हैं 3 आउट ऑफ 45, काफी वेटेज होता है एक ही चैप्टर से। फिर कैपेसिटर से तो अलग आए, बट अकेले करंट से 3 सवाल आए हैं। 3 सवाल का मतलब समझ रहे हैं? 12 मार्क्स। हाँ, करंट पासिंग थ्रू बैटरी इज गिवन बाय, बैटरी का करंट पता लगाना है बैटरी के थ्रू, तो आपको सीरीज पैरेलल देखनी पड़ेगी रेजिस्टेंसेस। हाँ, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनते हुए दिख रहा है, और ये 3/5 इज 1.5 अपॉन 2.5, मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस फालतू में डराने के लिए दे रखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा नहीं दिखा आप लोगों को? थोड़ा टेढ़ा करिए गर्दन, या इसको ऐसे करके कर लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा नहीं दिखा? दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, और ये बैलेंस्ड है तो ये गायब किया जा सकता है। तो बेटा इन दोनों का मिला के कितना हो गया रेजिस्टेंस? 8 ओम। इन दोनों का मिला के 4 ओम। 4 और 8 किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। 4 और 8 का मिला के 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, कितना हो गया? 8/3। तो इनका मिला के 8/3, 8/3, 1/3, 1.5, 5.5, चारों किसमें? सीरीज। नेट निकाल लेंगे जल्दी से, मुझे आई नेट निकालना है। आई नेट इज सिंपली ई नेट अपॉन आर नेट। तो भाई ई नेट है 5 डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस 1/3 प्लस 8/3, 9/3, 3 प्लस 1.5 प्लस 5.5, 7। तो ये आ रहा है 5/10 एम्पियर। फाइनल आंसर क्या है बेटा मेरा? 0.5 एम्पियर। हुआ? शक्ल ही देखते रहेंगे मेरी, बस बोर्ड पे नोट कर लेंगे, बोर्ड से नोट कर लेंगे बस, इतना मुश्किल नहीं है बेटा ये सवाल। बढ़ो आगे। दूसरा सवाल जो आया था इस बार के नीट में, a wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces 2 equivalent resistance are made by adding 4 of this in parallel, then these two sets are added in series. 4 पैरेलल फिर आपस में सीरीज। आसान है, बहुत इजी है। तो जो फाइनल सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, 4 पैरेलल ऐसे है ना, 4 पैरेलल और वो आपस में सीरीज। ओरिजिनल रेजिस्टेंस R3 और 8 इक्वल पार्ट में कट कर दी, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या हो गई बेटा? R/8, 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 ये भी R/8, 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 R/8। इन चारों की मिला के आपस में कितनी हो जाएगी? R जितना भी है डिवाइडेड बाई 4, मतलब R/8 डिवाइडेड बाई 4, मतलब R/32। और ये भी कितनी है बेटा? R/32। नेट रेजिस्टेंस के लिए आपस में क्या कर देंगे? ऐड। तो आंसर क्या हो गया बेटा? R/16, 2R/32 मतलब R/16। मुश्किल लग रहा है सवाल? पढ़ो आगे। नेक्स्ट 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ठीक हो गया। 50 वोल्ट की बैटरी, द करंट थ्रू द ब्रांच CD, वायर है क्या एक वहां CD में? हाँ, होगी, रेजिस्टेंस लेस वायर है। कांस्टेंट वोल्टेज 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, द करंट थ्रू ब्रांच CD ऑफ द सर्किट। तो CD रेजिस्टेंस लेस वायर है। ऐसे सवाल कराया था, डेटा वेटा बदला हुआ था, क्लास नोट्स में आया था, याद है? कैसे करते हैं ऐसे सवालों को? टाइम कम से कम टाइम में करना है आपको। तो पहले आर नेट निकाल लेंगे, उससे मेन करंट निकाल लेंगे, मेन करंट को यहाँ डिवाइड करेंगे, और ये मेन करंट को यहाँ डिवाइड करेंगे। ये करंट पता चला, ये करंट पता चला, तो आप यहाँ से जाने वाला या आने वाला करंट पता चल जाएगा। करिए जल्दी जल्दी, नेट रेजिस्टेंस निकालिए पहले सर्किट की।
ना ज्यादा आ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सही है, डेटा मैं चेक कर रहा था एक बार। 1 2 3 4 50, हाँ सही है, निकालिए। वो रेजिस्टेंसलेस वायर है। करंट अजम्पशन इज नेवर प्रिफर्ड। बिना करंट एज्यूम करे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर हो जाएगा बिना करंट एज्यूम करे। आपको नेट करंट निकालना है और उस करंट को फिर क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिवाइड कर देना है बेटा रेजिस्टेंस में। हाँ आए क्या, वैल्यू आई किसी की? टाइम क्या आया? अरे इसका आंसर, आंसर कितना आया इसका? नहीं मुश्किल नहीं लग रहा, चले इतना, कितना आया आंसर? नहीं आ पा रहा। 1 और 3 मिला के 3/4, 2 और 4 मिला के 8/6। तो नेट रेजिस्टेंस हो गई 3/4 प्लस 4/3 विच इज 12। 16 प्लस 12, 16 प्लस 9 25। नेट रेजिस्टेंस है 25/12। तो नेट करंट हो गया 50/25/12। नेट करंट 24 एम्पियर आ रहा है, ये भी नहीं निकाल पाए। रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट नहीं हो पा रही पैरेलल सीरीज में, हाँ उसी में दिक्कत हो रही है। हाँ यही तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में कैसे बोला है बेटा दो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को? क्या अभी भी 1/R1 प्लस 1/R2 कर रहे हैं क्या? 1 × 3/1 + 3, कितना है इनका? 3/4। 2 और 4 का 2 × 4/2 + 4 8/6, मतलब 4/3। दोनों सीरीज में फिर 3/4 + 4/3 12 LCM 9 + 16 25/12। मेन ये पूरा वोल्टेज 50 वोल्ट का, तो 50 डिवाइडेड बाई 25/12 कितना हो गया बेटा? 24 एम्पियर। इसके बाद क्या करेंगे, 24 एम्पियर का इधर कितना जा रहा है निकाल लेता हूँ, 1 ओम की तरफ। ये 1 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो ये वाला करंट हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। कितना है ये? 18 एम्पियर। पता नहीं हवा में क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, इतना अच्छा डेटा दे रखा है, डेसिमल में कहाँ आ रहा है आंसर कुछ भी, इतना अच्छा डेटा दे रखा है। 18 एम्पियर। फिर ये 24 एम्पियर, तो ये करंट कितना है? ये 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में, पहला करंट हो जाएगा 24 इंटू ये 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 1 जा 4 जा 16 एम्पियर। तो भाई सी जंक्शन पर ध्यान दीजिए, 8 एम्पियर का करंट आ रहा है, 16 एम्पियर का करंट निकल रहा है, तो सी डी में कितना? 2 एम्पियर। किस तरफ, सी से डी या डी से सी? सी से डी। तो आंसर क्या हो गया? 2 एम्पियर। बेटा ये सवाल इससे पहले कराया नहीं, क्लास नोट्स में देखिए, नहीं कराया ऐसा सवाल, ऐसा ही सवाल किया हमने, डेटा अलग होगा उसमें बस। अभी भी पैरेलल सीरीज नहीं निकाल पा रहे आप? हाँ कैलकुलेशन नहीं हो पा रही पैरेलल सीरीज की, सिंपल सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट, बाकी ये जेई मेंस अभी जो आए हैं जनवरी में, देखें सवाल।
हाँ भाई, the heat generated in 1 minute between point A and B in the given circuit when the battery of 9 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखी है, मतलब यहाँ पर भी 1 ओम की रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज पॉइंट। सबसे पहले आपकी नजर ये देखते ही क्या देखनी चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, 1/2, 2/4। ये 1 ओम फालतू में दे रखा है। मेरे को ए से बी के बीच में जितने भी रजिस्टर हैं उनका हीट कंजम्पशन बताना है। क्या एक एक का निकालूंगा? नहीं, मैं इक्विवेलेंट निकाल लूंगा ए से बी में। ये भी नहीं निकालना आएगा ना, ए से बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों कितना, 3 ओम, ये दोनों सीरीज 6 ओम, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल, तो ये सब मिला के कितना हो गया, 2 ओम। बट यहां 1 ओम की रेजिस्टेंस भी है। करंट कितना हो गया सर्किट में, आई हो गया 9/3, 3 एम्पियर। क्या जल्दी से हीट कंजम्पशन बता सकते हैं मेरे 2 ओम का, पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर, इट विल बी I²R, तो 9 × 2, आंसर आना चाहिए 18 जूल, 18 जूल पर सेकेंड, नहीं 18 जूल पर सेकेंड, आंसर 18 नहीं होगा क्योंकि अब मुझे पूछा है हीट जनरेट इन 1 मिनट, तो 18 को किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से ना, 1 सेकेंड में इतनी हीट जनरेट हो रही है, ये वॉट, इतना वॉट होगा, तो आंसर हो जाएगा 18 × 60, कितना हो गया बेटा, 1080 जूल। मुश्किल है बहुत सवाल। हाँ तो टोटल 3 तो होगा, I इज 9/3, क्योंकि मुझे 2 में पावर कंजम्पशन बताना है, ए से बी के बीच बताना है मुझे। क्या पूछा है बेटा, हीट जनरेट 1 मिनट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यहां जो इंटरनल रेजिस्टेंस में होगी वो तो मेरे काम की नहीं है हीट, उससे तो बैटरी गर्म हो रही है, मुझे तो यहां जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे मतलब है बेटा, नहीं क्या। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी is 50 centimeter in the arrangement as shown in figure. If P is the point where galvanometer shows zero deflection, then the length AB. नाम उसने पोटेंशियोमीटर वायर लिख के दिया, यही सवाल बोल रहा था मैं, आया था, बट ये फालतू में डराने के लिए दे रखा है। एक्चुअली सवाल देखें तो ये मीटर ब्रिज का है, पोटेंशियोमीटर वायर का कोई काम नहीं है यहाँ, उसने गलती से पोटेंशियोमीटर शब्द लिख दिया वहां पे। बट ये सेटअप देखें, 6 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ गैल्वेनोमीटर विद जॉकी, ये एक वायर, ये क्या सेटअप है, मीटर ब्रिज का सेटअप है। बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ वायर ए बी इज 50 सेंटीमीटर, इज 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, मतलब 100 की जगह 50 है, हो सकती है। If P is the point where galvanometer shows zero reading, मतलब P मेरा नल पॉइंट है, क्या नल पॉइंट बीचों बीच होगा, नहीं, तो बोल रहा है AP की वैल्यू बताइए, ये L मान लेते हैं, तो ये हो गया 50 - L, अभी सिखाया बेटा, बताइए जल्दी, 30 आया, सिंपली दिस अपॉन दिस शुड बी दिस अपॉन दिस, एक तरीके से रो और ये तो कैंसिल ही होने वाले हैं, तो मतलब 6/L इज इक्वल टू 4/50 - L, 2 ज़ा 3 ज़ा, 150 - 3L इज इक्वल टू 2L, 150 इज इक्वल टू 5L, L इज इक्वल टू व्हाट, 30 आया क्या बेटा, 30 आया। पढ़ो आगे, द बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance small r is connected across the resistance of capital R। देख रहे हैं, ओरल सवाल, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। स्पेशल कंडीशन, व्हेन अ बैटरी with some internal resistance is connected to a load resistance of variable resistance, याद है ये, when is the battery of EMF E and internal resistance small r is connected across the resistance capital R,
द पावर कंजम्पशन इन कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम। डिराइव किया था, याद रखने को ही बोला था। कब होता है पावर कंजम्पशन मैक्सिमम? व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि हमने पहले डिराइव करके रखा हुआ है, याद कर रखा है हमने, ग्राफ भी याद कर रखा है। याद किया है? वेल शिफ्ट कर, आंसर हो जाएगा दिल्ली। कितने सेकंड का सवाल था ये? पढ़ते ही खत्म हो जाना चाहिए सवाल। पढ़ने में 10 सेकंड लगे तो 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए सवाल। नेक्स्ट, टू नोन रेजिस्टेंस कैपिटल R and 2R ohm and an unknown resistance X are connected in circuit as shown in figure. If the equivalent resistance between A and B in the circuit is also X ohm, then the value of X. ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्या? सबसे पहले आपकी नजर किन दो रेजिस्टर्स पे जानी चाहिए? 2R और X। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज। उनका इक्विवेलेंट R के साथ पैरेलल। पैरेलल को निकाल के इक्वेट कर देंगे किसके? X के। पक्का क्वाड्रेटिक बनने वाली है, पक्का क्वाड्रेटिक बनने वाली है। ये शक्ल देख के भी लग रही है ऑप्शन की क्वाड्रेटिक बनेगी। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, त्रिज्याचार लगाना पड़ेगा। करिए करिए बेटा। आया? जल्दी आया, जल्दी। आधे लोग पेन केवल हाथ में घुमा रहे हैं, बस हो गया। कोई और करके देगा। आया? आगरा आया? क्या आगरा किसी का दिल्ली? ऐसा कैसे? ये दोनों आ रहे हैं। तो ये हो गया x प्लस 2R इंटू R डिवाइडेड बाई x प्लस 3R, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू x। इक्वेशन आ गई XR प्लस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3RX। तो क्वाड्रेटिक बनी है मेरी x स्क्वायर प्लस 2RX माइनस 2R स्क्वायर। ये बनी है क्या? ये मेरी क्वाड्रेटिक बनी बेटा? नहीं बनी है, कुछ और बनी है। अब शिद्राचार लगाएंगे, मिडिल टर्म तो स्प्लिट होने नहीं वाला है यहाँ। शिद्राचार लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। x इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, माइनस R प्लस माइनस 12 में से 4 गायब होगा, तो R√3। ऑब्वियसली नेगेटिव वाला रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो नेगेटिव दे दे रहा है टोटल रेजिस्टेंस को। तो आंसर हो जाएगा R√3 माइनस R। आगरा आ रहा है, दिल्ली किसका आ रहा था? कैसे आ गया था दिल्ली? कहाँ पे गलती हो गई प्लस माइनस में? क्वाड्रेटिक बनाने में ही बनी गलत। चलिए कंटिन्यू करेंगे कल, इसके बचे हुए सवाल खत्म करेंगे और आगे। ठीक है, आपको अगला मॉड्यूल भी मिलना है ना? आज प्रिंट के लिए चला जाएगा, मिल जाएगा।